हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रभाविता का नियम। जो प्रभाविता का नियम होता है इसे हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग लक्षणों का निर्धारण कारक जो होता है वो नाम इकाई दी जाती है। कारक क्या होते हैं, मतलब लक्षणों का जो निर्धारण होता है वो कारक के ऊपर होता है। जो कारक होते हैं वो जोड़ों में होते हैं, और यदि कारक जोड़ों में असमान होते हैं तो इसमें से एक जो होता है वो दूसरे पर हावी होता है। अर्थात एक प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है। जब पेरेंट्स क्रॉस करते हैं तो जो दो फैक्टर क्रॉस करते हैं उनमें से सिर्फ एक ही लक्षण जो होता है वो फर्स्ट जनरेशन में दिखता है, दूसरा जो होता है वो नहीं दिखता है। जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो डोमिनेंट कारक को प्रदर्शित करती है, और F1 पीढ़ी में जनकों का जो लक्षण आता है वो सिर्फ एक जनक का लक्षण आता है, जबकि F2 में दोनों जनकों के लक्षण प्रकट होते हैं, और F2 में 3:1 का रेशो हमें प्राप्त होता है। अभी हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जब टॉल प्लांट को डॉर्फ प्लांट के साथ अगर क्रॉस करते हैं तो F1 में सारे जितने भी प्लांट्स आते हैं वो टॉल ही आते हैं। अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग विसंयोजन नियम भी कहते हैं, और ये नियम बताता है कि F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण फिर से अभिव्यक्त हो जाते हैं, जबकि F1 पीढ़ी में एक लक्षण प्रकट नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि युग्मक बनने के समय कारकों के एक जोड़े से जो मतलब एक सदस्य जो होता है, जोड़े में से एक सदस्य जो होता है वो विसंयोजित हो जाता है, और युग्मक को दो में से एक ही कारक मिल पाता है। समयुग्मक में सभी जो युग्मक होते हैं वो समान होते हैं, जबकि विषम युग्मकी में दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न होते हैं जिनमें से एक से एलील होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या होता है, इसको हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, कुछ वैज्ञानिक जैसे कि कुछ वैज्ञानिकों ने, जैसे कि मेंडल ने प्रयोग किए, उसके बाद कई वैज्ञानिकों ने फिर उसको आगे और डेवलप किया। उन्होंने बताया कि कैपिटल टी और स्मॉल टी में तो टॉल जो होता है प्लांट वो फर्स्ट जनरेशन में मिलता है, लेकिन यदि अपूर्ण प्रभाविता के नियम को हमें समझना है तो हम लोग एक एंटी राइनम प्लांट जो होता है उनको लेते हैं, जिसके हम लोग लाल और सफ़ेद बीज लेते हैं। अब जो लाल फूल होते हैं उनको हम लोग कैपिटल आर से, और जो सफ़ेद फूल होते हैं उनको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इनके बीच जब हम क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल आर और स्मॉल आर प्राप्त होता है, लेकिन फिर अगर इन्हीं का कैपिटल आर स्मॉल आर का हम लोग स्वपरागण करा दें तो उसके बाद हमें कैपिटल आर का एक, कैपिटल आर स्मॉल आर के दो गुलाबी और स्मॉल आर के एक सफ़ेद प्राप्त होते हैं। जो यहाँ पर रेशो मिलता है वो 3:1 की जगह 1:2:1 का रेशो मिल जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जब सहप्रभाविता का नियम अगर हम देखते हैं तो इसमें आता है कोडोमिनेंस, इसे कहते हैं। अभी तक हमने मतलब ऐसे क्रॉस पढ़े, जबकि F1 पीढ़ी में जो लक्षण मिला वो सिर्फ एक पेरेंट का डोमिनेंट होकर सामने आया, लेकिन हम देखते हैं कि यदि F1 में दोनों ही जनकों के लक्षण दिखाई दें, जैसे कि मानव का ब्लड, जो ये चित्र हमने तालिका भेजी है देखिएगा, इसमें मनुष्य में ABO वर्ग रुधिर वर्ग पाया जाता है, तो इसका जो निर्धारण होता है वो लाल रुधिर कोशिकाएं करती हैं। इनको आई जीन से, कैपिटल आई जीन होता है, इससे नियंत्रित करता है, और कैपिटल आई के 3 एलील हो गए। एक तो हो जाएगा IA, मतलब आई, फिर ऊपर कैपिटल A, आई ऊपर कैपिटल B, और एक हो जाएगा स्मॉल आई। तो जो कैपिटल आई, कैपिटल A, कैपिटल B है, ये शर्करा उत्पन्न करता है, जबकि जो स्मॉल आई है वो कोई शर्करा उत्पन्न नहीं करता। मनुष्यों का जो जीन होता है वह द्विगुणन होता है, अर्थात गैमिट जो होता है द्विगुणित होता है, तो ये 2n होता है। इसलिए हर व्यक्ति में इन तीनों में से दो एलील आते हैं। एक तो IA, IB आई के ऊपर प्रभावी होता है, लेकिन यदि IA और IB दोनों ही उपस्थित होते हैं तो दो तरीके की शर्करा हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है। यही सहप्रभाविता का नियम कहलाती है, और इसलिए लाल रुधिर कोशिकाओं में AB दोनों प्रकार की शर्करा बनने लगती है।
ठीक है, अब हम आते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जो इंडिपेंडेंट नियम था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, इसमें मेंडल ने पीले और गोल बीज वाले पौधों को क्रॉस कराया और हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधों से किया। संकरण के पश्चात पीले रंग वाले गोल बीज के पौधे प्राप्त हुए। यहाँ पर जो पीला रंग होता है वो हरे रंग के ऊपर, और जो गोल आकृति होती है वो झुर्रीदार के ऊपर प्रभावी हो जाती है। इसमें जीनोटाइप Y को पीले बीज और स्मॉल y अप्रभावी हरे बीज के लिए, और कैपिटल R गोल बीज और स्मॉल r झुर्रीदार जीनोटाइप, इनका अगर हम लिया देखें इस पूरे का, तो जो फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट पीढ़ी में हमको मिलेगा वो कैपिटल R कैपिटल Y मिलेगा। और जो हम इसका स्वपरागण कराते हैं किसके साथ, परपरागण कैपिटल स्मॉल r और स्मॉल y के साथ क्रॉस इसको हम कराते हैं। तो जब क्रॉस करवाते हैं तो निषेचन के बाद कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y उत्पन्न होते हैं, और फिर जब इनको स्वपरागित कराते हैं तो फिर हमको जो रेशो मिलता है वो 3:1 का पीला और हरे में आ जाएगा, और गोल झुर्रीदार में भी 3:1 का रेशो मिला। तथा जो द्विसंकर क्रॉस करवाया तो फिनोटाइप गोल पीला, झुर्रीदार हरा, गोल हरा और झुर्रीदार हरा, यानी कि 9:3:3:1 का रेशो हमें मिलता है, जो कि ये चार्ट में बनाया है। मेंडल के इस नियम में जब किसी संकर में लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र हो जाता है। मतलब जो ये चार्ट बना हुआ है देखिएगा, इसी तरीके यही स्वतंत्र अपव्यय का नियम सिद्ध करता है। तो आशा करती हूँ कि समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, तो हम आपको और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर समझ में आता है तो सब्सक्राइब जरूर किया करिए, लाइक और शेयर भी किया करिए। थैंक यू।